इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट और उनके वुज़रा ये कह रहे हैं कि IMF का जो प्लान था, जो प्रोग्राम था, आपने उसकी खिलाफ वर्जियां की। अरे आपके लिए क्यों मुश्किल पैदा हो? पहला महीना अगर आपके पास टाइम लग रहा था आज जिसको कहते हैं ना अपने पांव पे खड़े होने के लिए, 100 बिलियन का नुस्खा था जो अभी भी कहते हैं 100 बिलियन हर महीने करें। चाइना वाकई अनहैप्पी है और खास तौर पर ये ब्रिक्स समिट में हमें नरेंद्र मोदी नजर आ रहा है। जिस वक्त हमें जरूरत पड़ती है, पॉलिटिकल जरूरत है, माशी जरूरत है, वो कौन हमारे साथ खड़ा है? चाइना। तो वो तो कुछ नहीं रहेगा ना। आज जो समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में, जो 5 मेंबर बेंच हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था, उसके हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आई। मेरी नाकिस राय जो है वो यही है कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की हमजा शहबाज के इलेक्शन पे अप्लाई होगी और जो वोट उनको पड़े थे डिफेक्टिंग मेंबर्स के वो काउंट नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर को होस्ट अलीना इलियास हैं और आज ख़ुसूसी तौर पर साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन साहब हमारे साथ हैं और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके हमारे साथ अबू ज़र सलमान नियाज़ी जो एक लॉ एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले जो शौकत तरीन साहब की तरफ मैं जाऊँगा। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आप मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं क्योंकि जो फिगर्स आ रहे हैं, जो आपकी टीम ने जो कलेक्शन की 6000 अरब से ज़ायद आपने कलेक्शन की, आपने जो टारगेट था वो आपने अचीव किया। FBR को आपने मुबारकबाद दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस टीम को आप लीड कर रहे थे, आप भी सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। प्रोपेगेंडा तो ये किया जा रहा था कि ये जो टैक्स है, ये जो कलेक्शन है, ये तो सेल्स टैक्स की मद में है और आपने टारगेट अचीव नहीं किए। लेकिन अब ये जो फिगर्स आए हैं शौकत तरीन साहब, तो ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। जैसे भाई, बात सिर्फ इतनी है कि हमारी नीयत साफ है और हमने जो स्ट्रेटजीज हमने बनाई थी वो जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज थी और उसमें हमने ये कहा था कि हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाएंगे। अगर मैं ज़्यादा देर रात रहता तो मैं और भी जो रिग्रेसिव टैक्सेस हैं, टर्नओवर टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, इस किस्म की चीज़ें वो भी ख़त्म कर देता, लेकिन हमारे पास खैर टाइम नहीं था। अब वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में 5 किस्म के हमने प्रोग्राम किए। हमने कहा था ब्रॉडनिंग करेंगे कि ये 3 मिलियन टैक्स पेयर से काम नहीं चलता, तो हमने पूरे 43 मिलियन टैक्स पेयर्स का डेटा इकट्ठा करके उसके साथ आर्टिफिशियल हमने इंटेलिजेंस लगाई और वो इनके लिए छोड़ के आए, क्योंकि अब अप्रैल में हमने पोर्टल्स पे डाल देना था, लेकिन हमें निकाल दिया गया। फिर हमने ये है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू रिटेल को हम कैप्चर कर रहे थे और सप्लाई चेन मैं समझाता हूँ आपको। अगर फैक्ट्री बनाती है कोई चीज़ और वो जाती है डीलर के पास, तो हमने वहाँ से डीलर को कैप्चर करना था, फिर होलसेलर को करना था और रिटेलर के पास आना था। तो ये टेक्नोलॉजी यूज करके हमने रिटेल भी, क्योंकि आपको मालूम है कि 20 ट्रिलियन की हमारी सेल्स हैं और रिटेल सेल्स हैं और सिर्फ 4 ट्रिलियन हम कैप्चर करते हैं, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते। तो ये करना था। फिर हमने ट्रैक एंड ट्रेस जो है उसके बीच में हमने 20 इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया, हम कर चुके थे, 20 स्कोर करते। और फिर हम ये जो आपका सिंगल विंडो है कस्टम्स का, ये बिल्कुल ऑटोमेट कर दो। ये सारी जब हम करते तो हमने पिछले साल आपको ये जो अभी 61 जो 100 बिलियंस की हो रही है बात, इसमें 300 बिलियन वो नहीं है जो कि हमने तेल के ऊपर सेल्स टैक्स वेव किया हुआ था। तो एक्चुअली तो हमें 64 जो 100 बिलियन होना चाहिए था। तो उस लिहाज से हमने ये प्रोग्राम से हम सीधा 8,000 पे जा रहे थे। उससे हमें प्रोविंसेस को भी ज्यादा मिलते, हमें भी पैसे ज्यादा मिलते और वो जो हम रिलीफ दे सकते थे लोगों को वो हम देते। अच्छा, इसमें एक सवाल जो मैं करना चाह रहा हूँ, इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट और उनके वुज़रा ये कह रहे हैं कि IMF का जो प्लान था, जो प्रोग्राम था, आपने उसकी खिलाफ वर्जियाँ की, आप बारूदी सुरंगें बिछा गए और वो जो आपने खिलाफ वर्जी की उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल बनी।
इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें फॉर आवर व्यूअर्स कि वो ये क्या। पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने थे वो नहीं बढ़ाए, बिजली के प्राइस बढ़ाने थे वो नहीं बढ़ाए। जी तरीन साहब, बड़ी सिंपल ये है। दिसंबर के नंबर्स में तो आयशा पाशा ने भी कह दिया जी बिल्कुल ये सारा देवर ऑन ट्रैक, ये तो बात खत्म हो गई। और हम 2.5 साल खड़े थे इस प्रोग्राम में, तो 2.5 साल तो हम ठीक थे, और उसके बीच में हमारे हम प्लान बीट भी कर रहे थे, हमें पैसे भी मिल रहे थे। तो ये कहना कि हमने बादल की तो सिर्फ एक ही चीज पे कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो आपने ऑयल फ्री प्राइस फ्रीज की थी वो फरवरी के एंड में, वो हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी। अरे आपके लिए क्यों मुश्किल पैदा होगी? हमने तो आपको बताया भी सही कि इसका नुस्खा 466 बिलियन था, उसका भी मैंने बता दिया। अभी और बताना तो मुझे लगता है कि कुछ समझ अगर नहीं आती तो अभी भी नहीं आएगी। लेकिन ये है कि भाई अगर आपके ख्याल में हम जो है हमने ज्यादती की थी, तो हम तो सिर्फ 24 रुपए की सब्सिडी जो है वो छोड़ के आए थे पेट्रोल पे, और 22 रुपए की वो एब्जॉर्ब की थी डीजल पे। अब अगर उसके बाद दुनिया में प्राइसेस बढ़ गई हैं तो आप उसको पास ऑन कर देते। पहला महीना अगर आपके पास टाइम लग रहा था जिसको कहते हैं ना अपने पांव पे खड़े होने के लिए, तो पहले महीने में 100 बिलियन का नुस्खा था, जो अभी भी कहते हैं 100 बिलियन हर महीने करें, वो तो हमने पीएचडीपी के लिए आपको दे दिया था 100 बिलियन कटौती। तो आप करके मई की 1 तारीख से आप चढ़ा देते प्राइसेस। आपने क्यों नहीं चढ़ाई? आपने इसलिए नहीं चढ़ाई कि आपको पॉलिटिकल फॉल आउट का वो खतरा था। तो आपने यही कहा कि जनाब ये लोग नहीं करके गए, और ये नहीं एक्सप्लेन किया कि उसके बाद प्राइसेस बढ़ी हैं उनके जाने के बाद, और वो हमने डर के मारे नहीं किया। ये सारा मलबा हमारे पे डाल देते हैं। तो 100 बिलियन आप खर्च करते और बढ़ा देते ना, उसमें अभी मोहतरमा हम ये भी ना करते। हमें लोगों के ऊपर पता था कि ये बोझ है, हमें पता था कि ये सुपर साइकिल जो है ये इतनी देर रहेगा नहीं, ज्यादा देर ये नीचे जाएंगी पेट्रोल प्राइसेस। तो हमने रूस से तेल लेना था सस्ता 30% के ऊपर, हमने टारगेटेड सब्सिडी करनी थी मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के लिए, और हमने ज्यादा रेवेन्यू करने थे। अभी इन्होंने 7,470 कहा है, हम 8,000 करते, 5,500 बिलियन ज्यादा करते, वो खर्च करते लोगों पे। प्लान था इनका, कोई प्लान नहीं है। इनका प्लान सिर्फ एक ही है कि जनाब वाला मलबा इन पे डालो और घोड़े को गधे को घोड़ा कहते रहो। मैं तो ये कहूंगा अरे इस तरह ना करो, लोग तो आपको गधा समझने शुरू हो जाएंगे। अच्छा शौकत तरीन साहब, अब कुछ मजीद कन्फ्यूजन में इजाफा हो रहा है। एक तो वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके नीचे मिनिस्टर फाइनेंस हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। अब इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इन्होंने बना दी है जिसको शायद खाकान अब्बासी साहब हेड करेंगे, और फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि जनाब इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं काम, ये तो ऐसा नहीं लग रहा कि पैरेलल इन्होंने सेटअप बना लिए हैं गवर्नमेंट के अंदर, और ये वजारत ख़जाना भी कंफ्यूज होगी कि किसकी बात माननी है, क्या पॉलिसी आनी है। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, 80% हुकूमत जो है ना वो गुजरती है मिनिस्टर फाइनेंस की, और मतलब सैकड़ों किस्म के डिसीजन होते हैं हर महीने जो मिनिस्टर फाइनेंस करती है। मैं एक दिन में 12 मीटिंग्स करता हूँ, तो उसमें डिसीजन लेते हो, ठीक है जी। अगर आपके पास जो आपके जिसको कहते हैं आकाई कोई 5-6 हों, और आपको पता ना हो किससे मैंने पूछ के ये डिसीजन लेना, पहले तो पार्टियां 13 हैं, चले उसमें 5-6 मेजर पार्टीज हैं, उनके सरबराहान से आप, फिर आपने जिस तरह आपने कहा कि पहले तो इसहाक डार साहब एक हैं, एक मिफ्ता साहब हैं, आयशा अब्बास पाशा हैं, उसके बाद अब खाकान अब्बासी साहब भी आ गए। तो वो ठीक है, दे ऑल वेरी केपेबल पीपल, लेकिन कलेक्टिव जो है कलेक्टिवली ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। और जो इसमें जो, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह चुका हूँ 47 साल, डिसीजन मेकिंग जो होती है ना आपकी, वो उस जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी की डिसीजन मेकिंग होती है, उसकी अथॉरिटी होती है एक बंदे की, उसको आप बेशक बांट रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते, उनको सेकंड गेस नहीं कर सकते आप। वही हो रहा है, वो मिर्जा कुछ करना चाहते हैं, ऊपर से आवाज आ जाती है लंदन से कुछ और चीज की, अब अंदर से अभी एक एडवाइजरी काउंसिल आ जाएगी।
एडवाइजरी काउंसिल तो मेरे नीचे भी थी, लेकिन आई वॉज द बॉस, कोई तीसरा बॉस नहीं था, तो या दूसरा बॉस नहीं था। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये और कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन अगर होगा तो फिर तो ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। मैं अगर हम वे फॉरवर्ड की अगर बात करें इस सारी सूरत हाल में, अगर आप वज़ीर ख़जाना होते, अब जैसे ये सिचुएशन है, तो क्या करना चाहिए इस गवर्नमेंट को जिससे पाकिस्तान के लोगों की जान जिस अजाब में है उसमें कोई कमी आना शुरू हो? व्हाट दे आर सपोज टू डू विच दे आर नॉट डूइंग? समीर भाई, सबसे पहली बात तो यह है, ये अभी सही चल रही थी ना ये काम। मार्च के 31 के नंबर तो उन्होंने खुद छाप दिए ना कि सब ग्रोथ ठीक चल रही थी, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, एक्सपोर्ट्स, रेवेन्यू में, सारा कुछ जो ठीक चल रहा था। क्या हुआ एकदम? IMF भी चल रहा था, क्या हुआ एकदम? यह हुआ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है वो इन्वेस्टर को भगा देती है। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म पैसे जब अपने जेब से खर्च करता है, वो ये देखना चाहता है कि मेरी जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसी कंटिन्यू करेंगी, ये जो हुकूमत है ये कंटिन्यू करेगी, और अगर जब चेंज होगी तो एक प्रोसेस के थ्रू कर होगी। जैसे ही उन्होंने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, हमें निकाला, इन्होंने उसको संभाल नहीं सके और एकदम ये धड़म करके जो इकॉनमी पीछे चली। अब आप ये चाह रहे हैं, जब पूछना चाह रहे हैं कि इसके आगे क्या होगा। पहले तो मैं आपको इसलिए आपको ये बैकग्राउंड दिया है कि सीधी बात है। पहली चीज इनको भी और जो भी और है कि इलेक्शंस करवाएं। इलेक्शन करवाना मैं क्यों कह रहा हूं, उससे होगा कि पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी। इन्वेस्टर को पता होगा कि ये जो अब हुकूमत आई है ये 5 साल रहेगी और ये जो पॉलिसीज हमें दे रही है वो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्ट होगी। तो बाकी जो मर्जी ये कर लें, उसके इंस्टेबिलिटी अगर पॉलिटिकल रहेगी तो ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी इकोनॉमिक। बेसिकली इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि वो हुकूमत आए जिसको अवाम का मैंडेट हो, और उसका एक ही तरीका है कि फ्रेश इलेक्शन हो और वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, यानी उसमें एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक बात, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो। अच्छा, अब एक अहम हमारा जो मामला है वो CPEC का मामला है। चाइना के साथ रिलेशनशिप के हवाले से बात है। अभी ब्रिक्स का समिट हुआ है, वहाँ पर पाकिस्तान हमें नज़र नहीं आया, नरेंद्र मोदी नज़र आया और बहुत सारे लोग उन्होंने जो मुल्क थे वो इनवाइट थे, पाकिस्तान नहीं था। मेरी जिस बंदे से भी बात हुई है उन्होंने ये कहा कि चाइना इज़ वेरी अपसेट क्योंकि हम बिल्कुल क्लियरली अमेरिकन ब्लॉक में जाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना जो है वो हमसे बहुत खफा है। आप ये इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? चाइना वाकई अनहैप्पी है और ख़ास तौर पर ये ब्रिक्स समिट में हमें नरेंद्र मोदी नज़र आ रहा है लेकिन पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं है वहाँ पर। जबकि हमारे वजारत खारजा ने कहा है कि बेसिकली जो ऑब्जेक्शन उठाई गई है वो इंडिया की तरफ से उठाई गई है। ये भी आया है वजारत खारजा की तरफ से। जी तरीन साहब, कब चाइना ने इंडिया की सुनी है? तो वो जो बात कह रहे हैं समीर भाई, वो बात तो सही कह रहे हैं। पहले का चाइना ने कब सुनी? पिछली दफा जो ये जो ब्रिक्स के तो बेसिकली हुआ साथ, उसके साथ ये उनके डेवलपिंग जो उनकी कंट्रीज हैं, पार्टनर्स हैं, उनका ये सबमिट करते हैं और लोगों को बुलाते हैं। तो हमें बुलाते थे, खान साहब जाते थे, तो क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? तो इसका मतलब आप जो समीर भाई कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप एक दिन देखें, आपने एक बैलेंस क्रिएट कर दिया, इसमें बैलेंस है। हमारे साथ कौन खड़ा रहा है थिक एंड थिन में? हम किसकी हम सजा भुगतते रहे हैं, जिसमें वॉर ऑन टेरर वगैरह में वो तो अमेरिका की भुगतते रहे हैं। लेकिन बाकी जो जिस वक्त हमें जरूरत पड़ती है, पॉलिटिकल जरूरत है, माशी जरूरत है, वो कौन हमारे साथ खड़ा रहा है? चाइना। और आज आपने उसको एक सेकंड टियर का अपना वो बना दिया है, तो वो तो कुछ नहीं रहेगा ना। तो मैं तो सीधी बात करूंगा, इट वाज नॉट मोदी, इट कैन नॉट बी मोदी। ये चाइना अगर चाहता क्या तो मोदी तो पहले भी हमारे खिलाफ बात करते रहते हैं ना। तो चाइना ने अगेंस्ट इंडिया स्टैंड हमेशा किया हमारे फेवर में। तो ये बहुत बड़ा एक धक्का है। और चाइना के बारे में मैं कहूंगा
कि उन्होंने हमें इतने पैसे दिए, तकरीबन $46 बिलियन तो दिया ना हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी पैसे देने को तैयार हैं। इस दफा जब मैं गया, हम लोग गए अपना चाइना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, तो मैं और शाह महमूद 2 लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हमने प्रेसिडेंट शी से मुलाकात की थी। और उसके बीच में पहले हमारा थोड़ा सा शुरू के बीच में पीटीआई का जरा थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इस वक्त बहुत वो हमने ओवरकम करके, और इतना हमारा पॉजिटिव उधर एक रिसेप्शन हुआ, और उनका फीडबैक, हमने 4 एरियाज में उनकी मदद मांगी। और वो ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन, कोई जेनेरिक 4 चीजों के बीच में हमने उनकी मदद मांगी, और उसने कहा जी बिस्मिल्लाह, और अब ये हालत है कि अब हमें बुलाते भी नहीं है, हम नज़र भी नहीं आ रहा है। अच्छा, एक हुक्मरान अगर झूठ बोलें तो अवाम के साथ तो जो एतमाद का रिश्ता है वो बिल्कुल टूट जाता है। और फिर वो जिस हम फ़ज़ा की बात कर रहे हैं कि एतमाद होना चाहिए सरमायाकारी के लिए, मिफ्ता इस्माइल साहब 2 दिनों से कह रहे हैं कि जो चाइना ने हमें जो पैसे देने थे $2 अरब, $2 अरब 30 करोड़, वो हमें आ गए हैं, मिल गए हैं। अब आज खबरें आ रही हैं कि वो अभी हमें मिलने हैं, मिले नहीं। इसके बारे में कुछ अगर आपके पास इल्म हो हमारे साथ शेयर करें कि आ गए हैं पैसे, या मिफ्ता साहब झूठ बोल रहे हैं, या अभी वो पैसे आने हैं, उनका स्टेटस क्या है? देखिए, बात यह है कि मेरे नजदीक तो वो हमारे वक्त की डंडी थी जब वो आए थे यहाँ। ये जिसका इनके एक बैंक है, उसकी डिपॉजिट था हमारे पास, और वो जब मैच्योर हो जाता है तो वो बैंक हमेशा ऐसे, क्योंकि मैं बैंकर हूँ, तो वो क्लीन अप पीरियड होता है 15 दिन का। 15 दिन वो कहते हैं क्लीन अप के, ये ना होना कि हमारे पैसों पर ये पल रहे हों तो ये वापस ही ना करें। तो वो कहते हैं अच्छा हमें दे दो वापस, 15 दिन के बाद हम तुम्हें वापस। 15 दिन गुजरने लगे तो ये हमारा जो समिट था इस्लामिक, उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर आए होते, तो शाह महमूद ने उनसे बात की, तो उसने कहा बिल्कुल हम जाके अभी करें। तो वो इनको देखते हुए, क्योंकि नर्वस ज्यादा ही हो गया, तो अब उन्होंने कहा कि हम दे देंगे। तो मुझे नहीं पता कि वापस वो हो गया या नहीं हो गया वो, तो बल्कि ये जो आपका ये होता ना, ये अपना थर्सडे को उसकी आएगी, फिगर्स आएंगे फॉरेन एक्सचेंज के, तो पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया और बात सामने आई कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो इस वक्त इशू है वो है कि जो सियासी नामा है ज़्यादा है, ऐसी गवर्नमेंट पाकिस्तान में है, पास अक्सरियत नहीं है। 84 मेंबर्स वाला ऐवान में पार्टी का सरबराह वज़ीर आज़म है, और ये 12-13 पार्टियाँ हैं जिसमें 3-4 बड़ी पार्टीज़ हैं, उनकी पॉलिसीज़ मुख्तलिफ हैं, उनके नज़रियात मुख्तलिफ हैं, लेकिन इमरान खान की मुखालफत में और कुछ बैरूनी ताकतों की मदद से ये एक हुकूमत, जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, तो ये चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरमायाकारी के लिए इस मुल्क में अगर सरमायाकारी नहीं होगी तो जॉब्स नहीं आएंगी, ये मुल्क इक़्तिसादी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे इलेक्शन कराए जाएँ जो फ्री हों, आज़ादाना हों और ट्रांसपेरेंट हों, शफाफ हों, यानी उसमें किसी तरह से भी ये उसमें एक शक ना रहे कि जो जीतने वाले लोग हैं ये धांधली से आए हैं। क्योंकि अगर आपने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवाए तो फिर भी उन इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और यहाँ पर जो अदम इस्तेकाम है ये इसी तरह ये जारी रहेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात शौकत तरीन साहब, और मुबारकबाद के मुस्तहिक, पहली दफ़ा जो हदफ है FBR ने वो पूरा किया। 6000 बिलियन का जो हदफ था कलेक्शंस का, वो 6000 से क्रॉस किया, तकरीबन 6400 बिलियन। और अब वो कह रहे थे कि अगर हुकूमत रहती इमरान खान की तो फिर ये टारगेट 8000 बिलियन होना था। तो डेफिनेटली अगर टैक्स कलेक्शन में आपके पास पैसे हों ज़्यादा तो फिर आप IMF का मुकाबला भी कर सकते हैं, फिर आप अपने जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं उनको भी आप चला सकते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के गिर्द घूमती है लीना, और उसके लिए ज़रूरी है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हों, क्योंकि ये तो तरीन साहब ने जो बात कही बड़ी ज़बरदस्त बात है। जी सर साहब, बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपने तरीन साहब से एक और भी सवाल किया था। डेफिनेटली सी बात है, अगर इनकी गवर्नमेंट आती है, चीज़ें होती हैं, तो दोबारा तो इन्हें IMF के पास जाना ही पड़ेगा।
ऐसा तो नहीं कि नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्वाहिश थी कि तरीन साहब से एक और सवाल भी किया जाता है। ये जो आपने भी 8,000 बिलियन वाली बात की है, आखिर ये मौजूदा हुकूमत की तरफ से कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं इख्तियार की गई हैं जिसकी वजह से इनकी प्रोजेक्शन भी कम है? क्योंकि मेरे ख्याल में इसके ऊपर तरीन साहब को कुछ इख्तलाफ भी था और कुछ वो कह भी रहे थे कि उन्होंने जो पॉलिसी चेंज की है वो गलत पॉलिसीज चेंज की है, जो नई पॉलिसीज लेकर। अच्छा, हमें आपसे ही कह रही अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक सिर्फ मिनट रह गया ब्रेक में। अबू ज़र, आपका बहुत शुक्रिया और मैं माज़रत भी चाहता हूँ आपसे कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। शौकत तरीन साहब से हमारी गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी हो गई। ये मैं ब्रेक से हम वापस आते हैं ना, तो फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे पंजाब की सूरत हाल, पॉलिटिकल सिचुएशन, जो लीगल चैलेंजेस हैं, एंड आई होप यू वोंट माइंड दैट। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अबू ज़र सलमान न्याजी से हम गुफ्तगू करेंगे, जो इस वक्त पंजाब में एक ड्रामा हो रहा है, लीगल ड्रामा भी है, पॉलिटिकल ड्रामा भी है, किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। लेकिन एक छोटे बाद वेलकम बैक नाजरीन। अबू ज़र सलमान न्याजी एडवोकेट हमारे साथ हैं लाहौर से, उनकी तरफ चलते हैं। अबू ज़र, बहुत शुक्रिया आपका। आज जो समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में, जो 5 मेंबर बेंच हमज़ा शहबाज का जो इलेक्शन था, उसके हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आई। ये जो सारी सूरत हाल है, आप इसको किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि कुछ इसमें मसाइल, वो जो 5 मेंबर हैं उनकी नोटिफिकेशन का भी मसला है, नए मेंबर्स का। आपकी इस पर क्या आपकी ओपिनियन है? देखें समी साहब, थोड़ा सा हमें इसमें मोहतात भी होना पड़ेगा। मैटर इस सब जुड़े सुबह के लगा हुआ है, तो लेकिन इसमें जो हम कानूनी राय इसमें जो मैं आपको दे सकता हूँ, देखें ये इशू मेरे ख्याल में बड़ा सिंपल था। जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन पे, और वो एडवाइजरी ओपिनियन नहीं था क्योंकि उसमें 184(3) की जुरिसडिक्शन भी थी और 187 का भी साथ जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज की थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो एक बाइंडिंग जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की। तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिख दिया था कि जो वोटर जो वोट कास्ट हुआ है डिफेक्टिंग मेंबर का, वो काउंट नहीं होगा टुवर्ड्स इलेक्शन। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है देखने वाली कि क्या वो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी, जो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि क्या ये हमजा शहबाज साहब के इलेक्शन पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। अब यही सवाल जो है इस वक्त लार्जर बेंच के सामने है। इसमें देखें, हमने जब कोई कानूनी नज़ीरें देखी मैंने मुताला किया जो पास्ट में जजमेंट्स आई हैं इस इशू के ऊपर, तो वो तो जी बड़ा क्लियरली कहते हैं कि जब पॉइंट ऑफ लॉ डिसाइड होता है या कोई प्रोविज़न इंटरप्रेट करता है, उसकी तशरीह करती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। तो मेरा हम्बल ओपिनियन है, मेरी नाकिस राय जो है वो यही है कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की हमजा शहबाज के इलेक्शन पे अप्लाई होगी और जो वोट उनको पड़े थे डिफेक्टिंग मेंबर्स के, वो काउंट नहीं होंगे। लेकिन ये बेहतर मेरे ख्याल से सुबह हाई कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे, उन्होंने ही बताना है कि इसका अप्लाई होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी राय ये है कि इसका अप्लाई होता है। फिर आगे ये हाई कोर्ट बेहतर है, जजेज हैं हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज़्यादा कानून आता है, तो वो बेहतर बताएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, अब अगर जैसे आपकी अपनी ओपिनियन है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इसका होगा असर, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर अगर वो 25 मेंबर के वोट काउंट नहीं होते तो हमज़ा शहबाज जो हैं, अदालत ने आज खुद भी ये कहा कि उनका नोटिफिकेशन वो नहीं रहेगा फिर अगर दूसरी पोलिंग होगी। लेकिन एक सवाल ये है, उस दिन कायम मकाम वज़ीर आला थे जनाब उस्मान बुज़दार। अब अगर हमज़ा शहबाज साहब का इलेक्शन साबित होता है कि नहीं हुआ, क्योंकि 186 मेंबर्स तो उनके नहीं बनते और कानून के मुताबिक आपको फिर दूसरी गिनती करवानी है, उसमें जो मेजॉरिटी है उसने वज़ीर आला बनना है, तो जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, अगर ये इलेक्शन वाइड होता है, 25 मेंबर के वोट काउंट नहीं होते, तो उस्मान बुज़दार साहब फिर कायम मकाम वज़ीर आला हैं वो तो। जी समी साहब, एक तो ये बता दूं, अगर क्योंकि किसी के पास 186 वोट्स तो नहीं रहेंगे अब, तो इसमें ये जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स होंगे सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग में, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। और जब तक ये आपके आइन में लिखा हुआ है, काफ़ी क्लियर है। और जहाँ तक उस्मान बुज़दार साहब की बात है, जब अगर फॉर इंस्टेंस कल हाई कोर्ट डिक्लेयर करता है कि हमज़ा शहबाज का जो नोटिफिकेशन है, वो इलेक्शन है, वो इलीगल है, अनलॉफुल है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है,
तो इस फिर हम रिवर्स कर जाएंगे, उसी पोजीशन पे रिसाइंड कर जाएंगे, रिसेंड कर जाएंगे जो उस दिन एग्जिस्ट करती थी जिस दिन इलेक्शन हुआ। तो उस दिन तो फिर जो चीफ मिनिस्टर थे वो उस्मान बुज़दार थे, तो फिर वही चीफ मिनिस्टर होंगे जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा, नहीं होता जब तक नया इलेक्शन। अच्छा, एक इशू और है, वो आज एक जज साहब ने ये सवाल भी किया कि अगर हम 16 अप्रैल को वापस ले जाते हैं जिस दिन मामला हुआ था, वो 25 मेंबर जो हैं अगर उनके वोट नहीं गिने जाएंगे तो जो दूसरी गिनती के लिए जो लोग पोलिंग करेंगे उसमें जो पीटीआई डिमांड कर रही है कि 5 मेंबरान जो हैं वो डी नोटिफाई, उनको अब ऑर्डर आ चुका है हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का भी, तो वो नए मेंबरान जो है वो पीटीआई की लिस्ट से लिए जाएं और उनको वोट देने की इजाज़त दी जाए। इस मामले पर आपका अपना ओपिनियन क्या है? देखिए समी साहब, पहले तो मैं बताऊं, इसमें इलेक्शन कमीशन ने मेरी नज़र में बड़ी ज़्यादती की थी। ये बिल्कुल लॉ, इस पे कॉन्स्टिट्यूशन आइन का आर्टिकल 226 जो 6 है वो क्लियर था कि जो लिस्ट प्रोवाइडेड था ऑलरेडी उसके ऊपर नोटिफिकेशन करना था। ये हाई कोर्ट में जाके पीटीआई को जंग लड़नी पड़ी है, मेरे ख्याल से ये गैर ज़रूरी थी, ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को कर देना चाहिए। चले अब हो गया, तो अब जो वो लोग हैं वो सारे वो पार्ट ऑफ द असम्बली हैं, तो मेरी नज़र में उन लोगों का वोट जाएगा, वो वोट कर सकते हैं क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द असेंबली। लेकिन वो लोग जो वोट कर चुके हैं और उनका वोट काउंट नहीं हो, डी सीट हो चुके हैं, उनका वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन जो लोग अभी मेंबर्स नोटिफिकेशन में आएंगे 5 लोग, तो दे कैन वोट। ये इस पे मेरी नज़र में आई एम क्लियर ऑन इट कि दे कैन वोट। अच्छा, इसमें मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हम जाएंगे अदालत में और इंटर कोर्ट अपील करेंगे ये जो सिंगल बेंच का फ़ैसला है। मैं आज भी चेक कर रहा था, अभी तक जज साहब ने फ़ैसला शायद वो तहरीर नहीं हुआ, क्योंकि जब तक फ़ैसला लिखा नहीं जाएगा, रिलीज़ नहीं होगा, तो उस वक्त तक तो इलेक्शन कमीशन भी मेरा ख्याल है नोटिफाई नहीं करेगा नए मेंबरान को, और मुस्लिम लीग नून भी मेरा ख्याल है इंटर कोर्ट अपील में नहीं जा सकती। तो एम आई करेक्ट, मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? जब तक रिटर्न फैसला नहीं आ जाएगा। जी समी साहब, जब 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 जी 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 समी साहब, जब फैसला आएगा उसकी टेस्टेड कॉपी होगी, वो पीटीआई के लॉयर्स जो होंगे वो इलेक्शन कमीशन लेके जाएंगे कि जी इस फैसले की रोशनी में आप नोटिफिकेशन करें। फिर उसके बाद जहाँ तक उनकी बात है, मुस्लिम लीग नवाज़ की है, उनका राइट है, वो फाइल कर सकते हैं इंट्रा कोर्ट अपील, लेकिन वो इंट्रा कोर्ट अपील तभी फाइल करेंगे जब उनके पास फैसला होगा, क्योंकि वो उस फैसले में जो उन्होंने देखनी होगी उनकी जहन के मुताबिक कि उसमें जो कानूनी गलतियां हैं जो भी है, वो उसको अगर अपनी अपील बनाएंगे तो उसको देख के बनाएंगे। अब वो हवा में ज़ुबानी तो नहीं बना सकते फैसला देखे बगैर, तो ऑफ कोर्स उसके लिए वो ज़रूरी होगा उनके पास फैसला हो। आपको लगता है कि ये जो फैसले अब जिस तरह से एक माहौल बन रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक विंड ऑफ चेंज है, इसमें शायद पहले जो समाअत हो रही थी उसमें टाइम लगा, लोगों के मुख्तलिफ, आपको पता स्पेकुलेशन भी हमारे यहाँ बहुत हो जाती है, लेकिन अब जूं वो कंप्लीट हुई सारी उसकी जो हेयरिंग्स हैं, तो कोर्ट के जो फैसले आए हैं, आज इमरान खान साहब ने भी अपनी जो गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ख़ास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है उसके हवाले से जो सिंगल बेंच जो फैसला आया, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि एक अननेसेसरी एक्सरसाइज में जाना पड़ा तहरीक इंसाफ को, इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के ऊपर फिर जो सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन अगर ट्रांसपेरेंट करवाने हैं और एक बड़ी पार्टी एतराज़ कर रही है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि फिर ये इलेक्शन कमीशन करवा सकता है इलेक्शन? देखिए समी साहब, इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्डक्ट है, देखिए मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं जब इलेक्शन कमीशन देखता हूँ, वो जिस तरह इसको चला रहे हैं सारी चीज़ों को, तो मेरे भी अपने उस पर काफ़ी सवाल उठते हैं, मेरे जहन में आते हैं, मेरे दिल में आते हैं, जो मैं देखता हूँ इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट मुझे इतना ट्रांसपेरेंट या इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता कि मैं कॉन्फिडेंस महसूस करूँ कि मुझे इस पर ट्रस्ट है। तो मेरे ख्याल से अब देखें समी साहब, आपने देखा होगा इन्होंने पीटीआई वालों ने एक रेफरेंस भी फाइल किया हुआ है आई थिंक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो सिंध के मेंबर है इलेक्शन कमीशन के, कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ही इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ सिंध गवर्नमेंट, कुछ यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं या वाइस चांसलर हैं, कुछ इस तरह हैं। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्डक्ट है उस पर बड़े सवाल हैं। लेकिन समी साहब देखें, हमारी अदालतें इसलिए होती हैं, अदालतें आज़ाद हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जब आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उसकी अपील का आपके पास राइट होता है। और देखें हाई कोर्ट ने फिर इंसाफ किया है,
इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ और वो PTI को इंसाफ मिल गया। इस वजह से अदालतें हैं हमारी इंडिपेंडेंट हैं अदालतें, हमें उन पर ट्रस्ट होना चाहिए और अदालतों ने मेरे ख्याल से एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, एक मेरी इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि जब इस तरह के क्रिटिकल पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस होते हैं, इश्यूज होते हैं, तो अदालतों को उन केसेस में डेट्स छोटी डालनी चाहिए और फैसले जल्दी करने चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब और टाइमली जस्टिस जो है मेरे ख्याल से वो बड़ी ज़रूरत है इस तरह के सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्राइसिस के इश्यूज़ के ऊपर। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेता हूँ। अबू ज़र सलमान न्याजी हमारे साथ, अलीना ने भी सवाल कुछ करने हैं और मैं भी एक सवाल उनसे करना चाहूँगा कि अब अगर इजलास बुलाने का कहा जाता है तो उस इजलास को प्रिजाइड कौन करेगा, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर हैं वो खुद उम्मीदवार हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर भेज चुका है, वो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग पड़ा है। और पिछली दफ़ा जब उन्होंने इलेक्शन प्रिजाइड किया था तो जो मारामारी हुई थी पंजाब असम्बली में, जिस तरह पुलिस आई, मारपीट हुई, तो क्या वो सीन दोहराए जाएंगे? बड़े अहम सवाल, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अबू ज़र सलमान न्याजी एडवोकेट हमारे साथ हैं। अलीना, आप भी कुछ सवाल करना चाह रही हैं? जी, मैं ये करना चाहूँगी समीर साहब, डिप्टी स्पीकर के हवाले से आज भी अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो इलेक्शंस करवा सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने दूसरी तरफ इसको चैलेंज किया हुआ है। तो लीगली हाउ डू यू सी इट? और एक सवाल मेरा और है, मुझे ये बताएं कि अभी बात हो रही थी कायम मकाम जो सदर, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उस वक्त कायम मकाम जो वज़ीर आला थे वो उस्मान बुज़दार साहब बनते हैं, लेकिन चौधरी सरवर साहब तो इसमें बड़े क्लियरली कह चुके हैं कि उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर हो चुका हुआ है। सो हाउ डू यू सी इट, दोनों चीज़ें लीगली? देखें, पहले तो उस्मान बुज़दार साहब की जब तक बात है, आपने खुद ही आपके सवाल में ही इसका जवाब है। ही वॉज इंटरम या केयर टेकर या कायम मकाम CM, वो कोई एज अ जो फॉर्मल CM थे, ही वॉज नॉट एक्टिंग एज अ फॉर्मल CM। तो वो तब तक रहते हैं जब तक नया CM इलेक्ट नहीं होता, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट या बाय ऑपरेशन या फिक्शन ऑफ लॉ ही विल रिमेन अ CM। और पहला सवाल आपका क्या था कि डिप्टी स्पीकर कर सकता है प्रिजाइड के नहीं कर सकता? जी जी जी, जी देखें, ये पहले तो स्पीकर की ही पावर्स थी, लेकिन जब ये इन्होंने पिछले दिनों अमेंडमेंट किया, आपने देखा होगा एक ऑर्डिनेंस आया था जिसमें इन्होंने सेक्रेटरी असम्बली की पावर्स भी रेगुलेट कर दी और वो लॉ सेक्रेटरी को दे दी थी। तो वो ऑर्डिनेंस जब तक एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद जो लॉ सेक्रेटरी के पास पावर्स आ गई वो बेशुमार आ गई हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी कंडीशन में डिप्टी स्पीकर कैन जो है वो प्रिजाइड अच्छा, इसमें न्याय साहब एक सवाल है कि 2 इजलास थे, ऑर्डिनेंस आया, लेकिन जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो पंजाब असम्बली में इजलास किया, उन्होंने उस ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड करार दे दिया, उन्होंने उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया और उन्होंने कहा कि आज जो भी उन्होंने किया था हमने वो सारे इख्तियार उनके ख़त्म कर दिए। लेकिन जो ऐवान इकबाल में हुआ जिसमें हमजा शहबाज साहब जा रहे थे, उन्होंने कहा जी हमने सारा सब कुछ जो है ना वो कर्टेल कर लिया और हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये एक कन्फ्यूजिंग सूरत हाल नहीं है? नहीं, देखें समी साहब, इसमें मैं आपको देखें इखलाकी तौर पे तो जो ऑर्डिनेंस आया उस पर हम क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, वो गलत था, लेकिन ऑर्डिनेंस जो होता है उसकी पावर जो होती है वो एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ होती है, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक कानून असम्बली से पास हो। तो जब तक वो ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट करता है, वो परवेज़ इलाही साहब उसको माने ना माने, तो वो कानून तो एग्जिस्ट करता है। हाँ, वो तभी अब इसको ये कोई चैलेंज करता है और उसको अदालत स्ट्राइक डाउन कर देती है, या वो एक्सपायर हो जाता है ऑर्डिनेंस, उसको असम्बली रेटिफाई नहीं करती, तो तब उसकी कानूनी जो वक्त है या सिग्निफिकेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक वो ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट करता है तो उसको स्पीकर या इवन चीफ मिनिस्टर कोई उसको कर्टेल नहीं कर सकता या उसको सेटिसाइड नहीं कर सकता, वो सिर्फ अदालत के पास पावर है। अच्छा, ये जो 2 इजलास हैं, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो पहला इजलास जो था, जो स्पीकर साहब बुला रहे थे, फिर उसमें दूसरा ऐवान इकबाल में हुआ, तो वो भी कोई कन्फ्यूजन है या आप समझते हैं नहीं वो उसकी लेजिटिमेसी डिसाइडेड है? देखिए ऑर्डिनेंस आने के बाद मेरे ख्याल से लेजिटिमेसी उसकी इतना इशू नहीं रहा। मेरे ख्याल से वो लेजिटिमेसी उसकी जो है वो ऑर्डिनेंस उसको प्रोटेक्ट करता है। हाँ, ये एक चीज़ है, समी साहब आप बिल्कुल ठीक करें, जिसने इस सेशन कॉल किया होता है उसी के पास पावर होती है उसको प्रोवोक करने की।
तो वो मेरे ख्याल से सेशन जो था, जो परवेज़ इलाही साहब कर रहे थे, जिसको प्रिजाइड, वो उन्होंने खुद ही कॉल किया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ा। तो वो प्रोग वही कर सकते थे, लेकिन ऑर्डिनेंस आने के बाद उसकी जो सेंक्टिटी है या लेजिटिमेसी है वो अंडर द क्लाउड आ गई है, अंडर द शेडो आ गई है। तो इस वजह से इनको चाहिए था या तो ये प्रोसीडिंग्स चैलेंज करते कोर्ट में पीटीआई वाले, और या फिर ऑर्डिनेंस को ही चैलेंज करते। ये इन्होंने मेरे ख्याल से नहीं किया। मेरे ख्याल से लीगल स्ट्रैटेजी में ये इनके शामिल होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया अबूज़र सलमान नियाज़ी एडवोकेट, आपकी बड़ी वैल्यूएबल और क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, आज इमरान खान साहब ने भी एक ख़िताब किया, बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी उनकी, मीडिया पर चली। वो आगे सवाल करने वाले तो नहीं थे, पाकिस्तान के अवाम जो थे वो बराह रास्त इमरान खान उनसे मुखातिब थे, और उन्होंने दो बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा, उन्हीं की ज़ुबानी में आपको सुना देता हूँ, लोगों से कहा कि आप 2 तारीख को ज़रूर आएँ, पुरअमन एहतजाज आपका राइट है, और मैं पिंडी इस्लामाबाद में हूँगा। हफ्ते की शाम पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज होगा, इमरान खान परेड ग्राउंड में आएंगे, बाकी लोग जो हैं वो अपने शहरों में, और वो उसकी जगह का भी अनाउंस कर दिया जाएगा। और तोड़ फोड़ नहीं, सिर्फ एहतजाज, बड़ा यानी एक जिस तरह हम मगरबी ममालिक में देखते हैं एहतजाज, जिसमें लोग पुरअमन होते हैं और अपने जज्बात का इजहार करते हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात भी कही, जो ये सारा जो लोड शेडिंग है, जो महंगाई है, जो पाकिस्तान को जो पैसे की ज़रूरत है, उसका भी उन्होंने हल बताया। बड़ा खुलकर खान साहब ने ये बात कही कि जरदारी और शरीफ ख़ानदान के जो अरबों डॉलर बाहर हैं, उसका अगर आधा भी आ जाए तो इधर बिजली के कारखाने भी लग जाएंगे, और उसके बाद सरमायाकारी भी हो सकती है। और फिर इस मुल्क में, जो अभी प्रोग्राम के आगाज़ में शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि अगर स्टेबिलिटी लेके आनी है तो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन, अगर ये नहीं होंगे तो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं होगी, पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती, पाकिस्तान में रोज़गार नहीं मिलेगा, और जो हमारी टैक्स कलेक्शंस हैं वो भी बेहतर नहीं होंगी, क्योंकि अगर अदम इस्तेकाम है तो कौन यहाँ पर पैसा लगाने आएगा। तो लीना, अरबों डॉलर जो हैं शरीफ ख़ानदान के और नवाज शरीफ के, तो वो तो सवाल ही, वो तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, खान साहब से बेहतर कौन जानता है इस चीज़ को। उन्होंने 3.5 साल हुकूमत की, और हुकूमत करने के बाद वो आखिर में ये बोलते हैं कि नैब को इस तरीके से काम नहीं करने दिया गया जिस तरीके से करना चाहिए था। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, खान साहब ये बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं कि वो जो परेड ग्राउंड आ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों जब खान साहब लास्ट टाइम भी आए, फिर उसके बाद वो दोबारा KPK चले गए, तो गवर्नमेंट यही कह रही थी कि उनको डर लगता है, और अब तो खैर उन्होंने कबल इस वक्त अपनी ज़मानत वगैरह भी सारी चीज़ें ले ली हैं। तो हो सकता है कि दूसरी चीज़ें सामने हमारी ये भी आ रही हैं कि खान साहब के घर से जसूस वगैरह पकड़े जा रहे हैं। तो बस खैरियत से आए, वो जिस तरीके से भी यहाँ पर आ रहे हैं कि परेड ग्राउंड पे आएंगे, तो मुझे नहीं पता इंतजामिया की तरफ से। ये बात वजाहत कर दूं कि खान साहब से क्योंकि मेरी इंटरेक्शन भी हुई है, ना वो कुछ डरने वाले हैं, और जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। नहीं, ये आप राना सनाउल्लाह की बातें जो है ना, उसको इंतजामिया पकड़ लेती। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पकड़ेंगे, पकड़ लेते। आसान नहीं होगा सर परेड ग्राउंड में उनका जलसा। इतना आसान कि आप देखेंगी जहाँ पे खान नहीं आता वहाँ पे हजारों लोग आ जाते हैं, और वो परेड ग्राउंड में खुद आएगा। तो आप कह रही हैं कि इतना आसान, क्या मुश्किल है मुझे बताएं उसमें क्या करेंगे? रुकावटें नहीं डाली जाएंगी, आपको लगता नहीं? पुरअमन एहतजाज हक है हर पाकिस्तानी का, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि कोई टूट फूट नहीं होगी। तो इसमें क्या, अभी जब यहाँ पर बारिश थी और मैं गया हूँ F9 पार्क में, तो वहां पर एक इतना बड़ा इज्तिमा था, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस आंधी बारिश तूफान में फैमिलीज आई हुई थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब जो लोग निकले हुए इनको कोई रोक सकता है। अगर कोई समझता है कि वो नहीं आएंगे या वो रोक सकता है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ही खेलने की बात करें। बहरहाल देखते हैं क्या होगा। कल तक हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।